वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट पारिस्थितिक तंत्र से पूछे गए प्रश्न, उसके टॉप 100 क्वेश्चन जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जल धारण क्षमता इसमें से किसका गुण है? तो जल धारण क्षमता सबको पता है मृदा का है। मृदा जल धारण क्षमता जितना अधिक होगा उतना ही उत्पादकता जो है वृद्धि होगी। ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण। तो ट्रॉपिकल वनों में विलुप्ति का मुख्य कारण होता है डिफॉरेस्टेशन। जब जंगलों को काटा जाता है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकोलॉजी संबंधित है पृथ्वी एवं उपग्रह से जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, गरीब लोगों की आर्थिक वृद्धि से, समुद्र में जीवन से। तो इकोलॉजी किससे संबंधित है? जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 16 वन पाए जाते हैं उड़ीसा के पूर्वी तट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट केरल में, दक्षिण के पठार में। तो 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेंढक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी। सॉरी, यहाँ बी और सी में द्वितीयक उपभोक्ता दे दिया है। तो शाकाहारी कीटों को जो खाने वाला मेंढक होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और जो शाकाहारी हैं कीट हैं वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, और मेंढक को जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाय मिस्टेक सी में भी द्वितीयक दे दिया है, तो इसको आप सुधार सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है मृदा, नमी, भोजन, शिकार करना, ताप। तो पारिस्थितिक तंत्र को एक संतुलित बैलेंस बनाए रखने के लिए शिकार जरूरी है ना। जो शाकाहारी है, शाकाहारी अपना भोजन करेंगे, उसके बाद उस शाकाहारी जीवों को जो खाएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इस तरह से यदि उनको न खाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस जो है बिगड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिकार करना। जीवाणु कवक होते हैं। तो जीवाणु और कवक क्या काम करते हैं? ये जब मृत शरीर होते हैं, जब पौधे हो चाहे जीव हो, उनके शरीर को अपघटन करते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? एक से अधिक पोषण स्तर पर मछली काम करता है। मेंढक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दिया है। मछली इसमें कैसे काम करता है एक से अधिक पोषण स्तर पर? क्योंकि मछली जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता का काम भी करता है। क्योंकि जो छोटी मछलियों को है, बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, और छोटी मछलियाँ कीटों को खाते हैं। तो ये प्राथमिक में भी आते हैं और द्वितीयक में भी आ सकते हैं, है ना। द्वितीयक में आ सकते हैं, तृतीयक में आ सकते हैं। इस तरह से ये एक से अधिक पोषण स्तर पर काम करते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया? रॉबर्ट कोस्टेंजा, चार्ल्स एल्टन, आर हिज, जे वी लिविंग। तो प्राकृतिक सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया था रॉबर्ट कोस्टेंजा। इसको याद रखेंगे। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर क्या करता है? ये घास को खाता है। तो क्या होगा? उत्पादक होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ग्रास हॉपर जो टिड्डे होते हैं वो आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? प्रधान समुदाय, परिवर्ती समुदाय, अग्रगात्री समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को हम कहते हैं अग्रगात्री समुदाय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? चरम अवस्था, अग्रगामी, परिवर्ती, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चरमावस्था। वन अवस्था अनुक्रमण को बोलते हैं, ये सूचक है चरमावस्था का, अनुक्रमण की चरमावस्था का सूचक होता है। फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? आर्थोफॉस्फेट, फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस सल्फाइड, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस मिट्टी में रहता है आर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में। सबसे बड़ा पारिता है, परितंत्र होगा, यहाँ बाई मिस्टेक गलत हो गया है टाइपिंग। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? वन का परितंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का परितंत्र, घास स्थल का परितंत्र। तो सबसे बड़ा परितंत्र होता है समुद्र का। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? प्रेयरी अधिपादप, टुंड्रा परमाफ्रोस्ट, सवाना अकेसिया वृक्ष, शंकुवन सदाहरित वृक्ष। इसका कौन सा जोड़ा गलत है बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेयरी अधिपादप, ये गलत जोड़ा है। टुंड्रा परमाफ्रोस्ट ये सही है, सवाना अकेसिया वृक्ष ये भी सही है, शंकुवन सदाहरित वन ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है? पर्वतों का, रेगिस्तान का, वन का, सागर का। इसमें उत्तर दिया है बी, रेगिस्तान, लेकिन इसका सही उत्तर है सागर का। सागर का या समुद्र का स्थायी परितंत्र होता है, सबसे अधिक स्थायी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रारंभिक अनुक्रमण पाया जाता है प्रारंभ से संभरित क्षेत्र में, प्रारंभ से असंभरित क्षेत्र में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक अनुक्रमण कहाँ पाया जाता है? प्रारंभ से असंभरित क्षेत्र में। एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं, एक ही पोषी स्तर जो एक ही चीज़ों को खाते हैं। जैसे कोई शाकाहारी हैं, दो इसमें दिया गया है, दो नाम है। जैसे पहला है गाय और कौवा, चीता एवं जंगली सुअर, मधुमक्खी एवं हरिण, केचुआ और सांप। इसका सही उत्तर है मधुमक्खी एवं हरिण। दोनों शाकाहारी हैं, क्योंकि मधुमक्खी भी पौधे से अपना भोजन लेते हैं और हिरण भी लेते हैं। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, अपघटन की दर बढ़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? अपघटकों को जब नष्ट कर देंगे तो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि जो अपघटक हैं वो मृत शरीर से, चाहे पौधे हो चाहे जीव हो, उनके मृत शरीर से खनिज पदार्थ को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो खनिजों का प्रवाह इससे रुक जाएगा। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? प्रथम जीव क्या कहते हैं? उत्पादक कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे, अपघटक कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम जीव होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, है ना। उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं सिर्फ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो दीर्घ उपभोक्ता किस में आएंगे? जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो आएंगे दीर्घ श्रेणी के उपभोक्ता। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है उत्पादकों को, अपघटकों को, उपभोक्ताओं को, इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम किसको मिलेंगे? उत्पादकों को, क्योंकि पौधे ही पहले उसको ग्रहण करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, शुष्क भार का पिरामिड। तो आपको याद रखना है कभी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैवमंडल, बायोस्फीयर का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल, लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर। तो जैवमंडल, बायोस्फीयर में क्या जाते हैं? सभी चीज़ें जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों आएंगे। इसमें आयनोस्फीयर नहीं आता है। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है? ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड,
दोनों ए एवं बी। तो ऊर्जा का पिरामिड इसमें आएगा सदैव सत्य होता है ना, जैव भार कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपघटक डिकम्पोज़र होते हैं। जो डिकम्पोज़र हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी, स्वतः पोषी, स्वतः विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रॉफ्स और विषमपोषी। तो अपघटक होते हैं विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, इसलिए इनको हम विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इनको हम मृतोपजीवी भी बोलते हैं, मृतोपजीवी, इंग्लिश में बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ्स, है ना, क्योंकि ये मृत पदार्थों को भोजन में लेते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको भोजन के रूप में लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जीवाणु और कवक, ये अपघटक होते हैं, इनको विषमपोषी भी कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते इसलिए स्वपोषी में नहीं आएंगे। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे विषमपोषी या मृतोपजीवी या मृतजीवी, मृतपोषी बोल देते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि गलत है, इसको आप सुधार लेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विषमपोषी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है, वेलिसनेरिया, स्पाइरोगायरा, निम्फिया, टेक्टोना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टेक्टोना। टेक्टोना एक वन पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक है। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है। जो एक फल वाला वृक्ष होता है उसका पिरामिड कैसा होगा, सीधा, तिरछा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उल्टा होगा। ठीक है, जो फल वाला एक वृक्ष है उसका पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इसको हम संख्या के आधार पे अगर गिनते हैं तो उसमें जो उत्पादक है, पेड़ है, केवल एक है ना, और उसमें जो फल लगे हैं बहुत सारे हैं जो इसको प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, है ना, जो शाकाहारी हैं खाएंगे, उसके बाद उनको जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे। तो इस तरह से उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें चिड़िया बहुत सारे आएंगे, चिड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से इसका पिरामिड देखेंगे तो उल्टा बनेगा। अगला है, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है, उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो बड़ी मछली क्या होगी, प्राथमिक, द्वितीयक, इन सभी मछलियों को खा जाती है, इसलिए तृतीयक उपभोक्ता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओडम ने, टांसले ने, रीडर ने, हैकल ने। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर बी टांसले ने। इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, मेंढक, जीवाणु, गाय, शेर। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या आएंगे, जो शाकाहारी हैं। शाकाहारी कौन है, इसमें आ जाएगा गाय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा, कंकड़, बलुई, मृतिका, दोमट। तो पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है दोमट मिट्टी। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, संगठन, जीवभार, क्षेत्र क्षमता, मृदा, पौधे। तो मृदा के कण निर्धारित करते हैं ऑप्शन नंबर ए संगठन। पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल होता है, केशिका जल, पृष्ठ जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल। पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल होता है, गुरुत्व जल नहीं होना चाहिए, ये होता है केशिका जल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो जड़ हैं वो केशिकत्व का गुण, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो साइंस वाले हैं उसमें हम पढ़ते हैं एक केशिकत्व का गुण, जिसमें एक बारीक जो है धागे जैसी संरचनाओं के द्वारा जो है धीरे धीरे इनमें पाया जाता है जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जाइलम है जल को पहुंचाता है पौधों के विभिन्न भागों तक, जो कि एक केशिकत्व का गुण होता है उसमें। पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल, इसमें जो जल होता है, अच्छा केशिकत्व के जरिए वो चढ़ता है, ठीक है, मृदा
से पानी जो है केशिकत्व के गुण से चढ़ता है, तो इसमें जो पाया जाएगा गुरुत्व जल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका। तो गुरुत्व जल ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो जल के बारे में बोला गया है, जो इनको जल मिलता है, पौधों को जल मिलता है, वो केशिकत्व जल नहीं होगा, वो गुरुत्व जल होगा। वो केशिकत्व के द्वारा पौधों तक पहुंचता है ना। ये गुरुत्व जल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है जल निमग्न पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। जल निमग्न पौधों में जल का विनिमय रंध्र, सामान्य सतह, हाइड्रेथोट, लेंटिसेल। जल विनिमय होता है इनमें सामान्य सतह के द्वारा। जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद होगा, ये जलोद्भिद है। यूट्रिकुलेरिया, ट्रेपा, निम्फिया, वेलिस्नेरिया। इसका सही उत्तर है जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है वेलिस्नेरिया। जलाभाव सह रखते हैं बड़ी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, बड़ी रिक्तिकाएं, श्लेष्म, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है श्लेष्म। ज़ीरोफाइट किसे कहते हैं। ज़ीरोफाइट रखते हैं गहरी जड़ें, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल, उपयुक्त सभी। तो ज़ीरोफाइट किसको बोलते हैं, जो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, इनमें क्या होगा, गहरी जड़ें, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी आ जाएंगे। सभी गुण पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट में। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है पदार्थों के चक्रण में, ऊर्जा के प्रवाह में, इनमें ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है, दोनों में होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों के चक्रण और ऊर्जा के प्रवाह में। घास स्थलीय, पास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड, ये घास होना चाहिए ना। पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड, सीधा, उल्टा, तिरछा, नियमित। संख्या का पिरामिड हो जाएगा, सीधा होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घासों की संख्या पहले ज़्यादा होती है, उत्पादकों की संख्या, फिर उसको खाने वाले जीव कम होंगे, फिर उस पर जो फीड करते हैं, जैसे गाय ले लें, और गाय के ऊपर जो परजीवी होते हैं, कीट, उनकी संख्या कम होगी। इसलिए उत्पादक से जब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता में कमी होता जाता है संख्या में, तो उसको बोलते हैं सीधा पिरामिड बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है शर्करा का किण्वन, प्राणी एवं पौधों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, क्योंकि इसी से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है पौधों के द्वारा और उनको ऊर्जा मिलता है, फिर उनसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, दोनों उल्टा एवं सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसको हमेशा याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया। लिनियस, रेटर, ओडम, अरस्तु। इसमें ऑप्शन बी दिया है, लेकिन क्या आपको पता है इसका सही आंसर क्या है। तो मैं बताता हूँ, इसमें जो ऑप्शन दिया है सभी जो है गलत हैं, है ना। जो अष्टहिकल हैं, अष्टहिकल, इन्होंने सबसे प्रथम प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द का। ये आपको याद रखना है, अष्टहिकल है इसके आंसर, ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है। और जो इकोसिस्टम शब्द है, इकोसिस्टम, ये आपको याद रखना है, ए.जी. टांसले, ए.जी. टांसले ने प्रयोग किया था। ठीक है, जो इकोसिस्टम शब्द है ए.जी. टांसले के द्वारा दिया गया शब्द है, और इकोलॉजी अष्टहिकल के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला है चट्टानीय पृष्ठ आलिंगन से मृदा का विकास होता है। बल विज्ञान, इडेफोलॉजी, पेडोजेनेसिस, उपयुक्त सभी। इसका है सही आंसर पेडोजेनेसिस। पेडो शब्द होता है मिट्टी से संबंधित है, पेडोजेनेसिस, मृदा का विकास। जेनेसिस मतलब क्या होता है,
विकास होना, पैदा होना, पेड़ो मतलब मिट्टी। तो ये शब्द से ही अगर किसी को इसका मीनिंग पता हो तो इससे आंसर बन जाता है। चट्टानीय पृष्ठ आलिंगन से मृदा का विकास पेडोजिनेसिस होता है। ठंडे क्षेत्र के जंतु लघु एक्सट्रीमाइट वाले होते हैं। यह हैं एलन का नियम, वर्गमैन का नियम, डोलो का नियम, कॉप का नियम। ठंडे क्षेत्र के जंतु लघु एक्सट्रीमाइट मतलब कम इनमें तापमान सहने की क्षमता होती है। ये इस किसका नियम है? ऑप्शन नंबर डी, कॉप का नियम होता है ये। कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है, लयबद्ध, सामयिक, कदाचित क्षणिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लयबद्ध। मृदा के भौतिक व रासायनिक लक्षण किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? जलवायु कारक, जैव कारक, मृदा कारक, टोपोग्राफिक कारक। मृदा के भौतिक व रासायनिक लक्षण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मृदा जैव कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है विषम चीज को चिन्हित करें। पिस्टिया, हाइड्रिला, वेलिस्नोरिया, केसुराइना। इसका सही उत्तर है वेलिस्नोरिया। इन तीनों चीज़ों से अलग है ये। वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। 1/3 भार के बराबर जल की कमी को सहन कर सकता है। नेक्टियूरस, ऊँट, छिपकली, काइटोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊँट। जानते हैं उसके कुबड़ में वो बहुत दिनों तक जो है पानी को संचित करके रखता है और रेगिस्तान में निवास करते हैं ये। मूल रोम किसमें नहीं होती? जलोद्भिद, लवणोद्भिद, स्थलोद्भिद, हेलियोफाइट। मूल रोम नहीं पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, जलोद्भिद में। एक जलाभाव सह स्थलोद्भिद है। केपपेरिस, एकेसिया, अगेव, हेमेरिक्स। संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, एकेसिया। गुरुत्व द्वारा वहन की गई मृदा है। एलुवियल, जलोद, हिमनदीय, मिश्रोद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्रोद। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है उत्पादक में, अपघटक में, शाकाहारी में, मांसाहारी में। तो खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होगा? जो उत्पादक हैं, क्योंकि वो ऊर्जा बना रहे हैं और उनसे जो उनके 90% को अपने जो जैविक कार्य है उसमें उपयोग करते हैं और 10% को ही जो शाकाहारी है वो ले पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी कमी आती है? शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी कमी आती है? 5%, 10%, 20%, 30%। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। जितने भी पोषक स्तर हैं, पोषण स्तर, उनमें 10% का नियम लागू होता है, इसलिए ऊर्जा का 10% नियम भी बोलते हैं इसको। तो हमेशा जो है 10% नियम के अनुसार 10% की कमी आती है शाकाहारी से मांसाहारी में जब ऊर्जा स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? चार्ल्स एल्टन, आर हिच, आर ए लिंडमैन, जे वी लिविंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया चार्ल्स एल्टन के द्वारा। किस पारिस्थितिक परितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? घास स्थल, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, मैंग्रोव वन। पारिस्थितिक तंत्र सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक, मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, जल निमग्न जलोद्भिद में गैसों का विनिमय किससे होता है? जल रंध्रों से, वात रंध्रों से, स्टोमेटा से, सामान्य सतह से। इसका सही उत्तर सामान्य सतह से, ऑप्शन नंबर डी। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर संदर्भित करते हैं उद्योगों द्वारा उत्पादित गैसें, पोषक न्यून मृदाएं, जीवित जीवधारी, जीवाश्म ईंधन। जैविक कारक संदर्भित करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीवधारी। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है लैंटिक, लोटिक, जेरिक, वेंथिक, है ना। तालाब द्वारा क्या होगा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, लैंटिक। और जो लोटिक है वो बहता हुआ जो पानी होता है जैसे नदियों का, उसको बोलते हैं लोटिक। और लैंटिक जो ठहरा हुआ पानी
तो तालाब क्या आएगा? लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र। अगला है समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं लैंटिक, पेलेजिक, वेंथिक, लोटिक। तो समुद्र तल में रहते हैं उनको बोलते हैं बेंथोस। तो ये क्या होंगे? वेंथिक होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर, पोटोमीटर। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है वायुमंडल, चट्टानें, महासागर, झील। तो सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी चट्टानें। एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया जो जल फर्न एजोला के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है, कौन है? क्लोरेला, नाइस्टॉक, एनाबीना, टोलीपोथिक्स। तो एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरियम जो जल फर्न एजोला के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी एनाबीना। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन, कार्बन। तो पादपों में सबसे क्या अधिक पाए जाने वाला तत्व है? कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग पिरामिड निर्माण में नहीं किया जाता? ताज़ा भार, शुष्क भार, जीवों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह दर। तो पिरामिड निर्माण में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए ताज़ा भार। किस पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता उच्च होती है? प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस में होगी? तालाब, महासागर, मरुस्थल, वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक बड़े होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताएं। एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक बड़े होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। प्राथमिक उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उत्पादक से। प्राथमिक उपभोक्ता बड़े होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता से। किस में पूछा है ये? एक पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उत्पादक से। हमेशा जो उत्पादक है उससे बड़े होंगे। कौन? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। निम्न में से दोनों जंतु एक ही खाद्य स्तर में आते हैं? चीता तथा भालू, हिरण तथा मधुमक्खी, कौवा, गाय, सांप और सुअर। तो हिरण और मधुमक्खी दोनों क्या हैं? ये शाकाहारी हैं। ये दोनों आ जाएंगे एक ही खाद्य स्तर में। दो या दो से अधिक पादप जातियों का समूह कहलाता है पादप समुदाय, जंतु पारिस्थितिक तंत्र, पादप पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकीय निकेत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पादप पारिस्थितिक तंत्र, दो या दो से अधिक पादप जातियों का समूह। अगला क्वेश्चन है तालाब है एक जीवों, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, पौधा एवं जंतुओं का समुदाय। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ये मानव निर्मित होता है तालाब, और इस पारिस्थितिक तंत्र को बोलेंगे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, अपघटक। तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में संचित होगी? उत्पादक में होगी, क्योंकि वही प्रकाश संश्लेषण द्वारा पहले भोजन करते हैं। सबसे ऊर्जा उन्हीं में संचित रहता है। स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण पाया जाता है मरुस्थलीय वन में, पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वन में, टुंड्रा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन में। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है मरुस्थल, समुद्र, पर्वत, वन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है महासागर या समुद्र। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था? स्टैनले, टेंसले, लिंडमान, बीजमैन ने। तो आपको याद रखना है ऊर्जा का 10% नियम लिंडमान ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी स्पीसीज का निकेत होता है ना, इंग्लिश में निश बोलते हैं इसको, और स्पीसीज मीन्स होता है प्रजाति। तो किसी भी प्रजाति का निश होता है उसका निवास स्थान, विशिष्ट कार्य, आवास तथा विशिष्ट कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहाँ वो रहता है उसी को हम उसका निकेत या निश बोलते हैं।
खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो सर्वाधिक आबादी किसकी होती है? उत्पादक की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है कम वर्षा एवं कम तापमान, अधिक वर्षा कम तापमान, कम वर्षा अधिक तापमान, अधिक वर्षा अधिक तापमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सघन वनों में जो है अधिक वर्षा भी होता है और तापमान भी अधिक होता है। समान निकेत में स्थित दो जातियां अधिक समय तक एक साथ वास नहीं कर सकती, यह नियम है एलेन का नियम, गॉस का नियम, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन नियम, बीजमैन का नियम। तो समान निकेत में दो जातियां एक समय में एक साथ वास नहीं कर सकती, ये नियम है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं? हाइड्रोसियर, सेमोसियर, लिथोसियर, जीरोसियर। तो लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं सेमोसियर वाले अनुक्रमण में। उष्णकटिबंधीय वन में कुछ जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या होता है? वन नष्टीकरण, वनीकरण, प्रदूषण, मृदा अपरदन। तो उष्णकटिबंधीय वन में जब वन का नष्ट करते हैं तो उनकी जातियों का विलुप्त होना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वन नष्टीकरण, जिसको डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। दो विभिन्न आवासों के राज्य क्षेत्रों के संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति दर्शाती है। वाटलनेक प्रभाव, संधि स्थान प्रभाव, पाश्चर प्रभाव, एज प्रभाव। तो दो विभिन्न आवासों के राज्य क्षेत्रों के बीच जो संधि स्थान पर जैव विविधता दर्शाता है उसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट या बॉटलनेक प्रभाव। निम्न मानव क्रियाओं में से कौन सी क्रिया पारितंत्र के लिए सबसे कम हानिकारक होती है? जैविक कृषि कर्म, शहरी विस्तार, स्थानांतरित कृषि, जीन परिवर्तन, पौधों की खेती। तो सबसे कम हानिकारक क्या होगा? जैविक कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिक पिरामिडों के बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? शुष्क भार, व्यष्टियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर, ताज़ा भार। तो उपयोग हम नहीं करते पारिस्थितिक पिरामिड बनाने में ताज़ा भार का प्रयोग। नीस या निकेत परस्पर व्याप्ति क्या बताती है? दो स्पीसीज के बीच सक्रिय सहयोग, एक ही परपोषी पर दो विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना, दो स्पीसीज के बीच एक या एक से अधिक संसाधनों की साझेदारी, दो स्पीसीज के बीच परस्पर रहितता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक ही परपोषी पर दो विभिन्न प्रजातियों परजीवियों का पाया जाना। नीस निकेत परस्पर व्याप्ति क्या बताती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? इकोटोन, सबसियर, मरुक्रमक। इसका सही आंसर है सबसियर। परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है प्राइमोसियर, इकोक्लाइटन, इकोक्लाइन, इकोसिस्टम, इकेसिस। पारिस्थितिक तंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का जो संक्रमण होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमोसियर बोलते हैं, प्राइमोसियर। निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है? स्तरीकरण, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। जैव समुदाय का एक अभिलक्षण स्तरीकरण। पौधों में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनर्संगठन नहीं होता? कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कैल्शियम का पुनर्संगठन नहीं होता है। किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का ज्ञमान, अब क्या होता है ज्ञमान मुझे नहीं पता है। किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का ज्ञमान है डेट्राइटस, ह्यूमस, स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसमें ऑप्शन नंबर है स्टैंडिंग क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का ज्ञमान स्टैंडिंग क्रॉप होता है। द्वितीयक अनुक्रमण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीयक अनुक्रमण में यह निर्वहनीय स्थल पर होता है, यह प्राथमिक अनुक्रमण का अनुसरण करता है, अपेक्षाकृत तीव्र गति के अतिरिक्त यह प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होगा, यह नग्न चट्टान पर प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये तीव्र होगा, प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होगा।
ऊर्जा के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अन्य सभी कथन सही हैं। तो असत्य को हमको चुनना है। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में यह विभिन्न पोषी स्तर पर जीवों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह आकृति में उल्टा होता है, आकृति में सीधा होता है, इसका आधार चौड़ा होता है। तो गलत कौन सा है, यह आकृति में उल्टा होता है, क्योंकि ऊर्जा का जो पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसका गलत ऑप्शन को चुनना था हमको, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपघटक, क्योंकि ये मृत जीवों को अपना भोजन बनाता है, उनको अपघटित करता है, तोड़ता है। अगला है जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड जब भी आया आप हमेशा जो है आँख मूंद के हमेशा सीधा में मार के आना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है 5%, 10%, 15%, 20%, सबको पता है 10% इस राइट आंसर। अपघटक डिकम्पोजर क्या होते हैं, स्वपोषी, स्वपरपोषी, ऑर्गेनोट्रॉपर पोषी। तो ये क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं ये। ऑप्शन नंबर बी, इसको स्वपरपोषी या विषम पोषी बोल सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हमेशा आपको याद रखना है। ऊर्जा का स्रोत होता है पहला सूर्य, सूर्य से ही फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। बाघ उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ क्या है, तृतीय श्रेणी का आएगा, सॉरी द्वितीय श्रेणी का आएगा, है ना। प्रथम श्रेणी का क्या आएगा, जैसे खरगोश घास को खा रहा है, खरगोश को बाघ खाए, बाघ द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, खरगोश प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। तो इसमें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा बाघ। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है, घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी और शेर। सबको पता है घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता से संबंधित है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता से कौन संबंधित है, मांसाहारी ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई ही नहीं। द्वितीयक उत्पादकता, अच्छा उत्पादकता बोला गया है, मैं उपभोक्ता समझ गया था। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, उत्पाद निर्माण करता है। तो ये था हमारा MCQ सीज़न का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।